हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फर्स्ट, मैनेजमेंट। इसके मैंने 3 पार्ट ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आज हमारा लास्ट पार्ट होगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा और मैंने इंडियन इको का फर्स्ट चैप्टर भी अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। आज हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक साइंस है या एक प्रोफेशन है। इसी के साथ हमारा डिस्कशन एंड होगा और फिर हम कुछ कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके फीचर्स पढ़ेंगे और उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। ओके, तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं है, हमको अब इसमें ये बताना है। क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? जब हम मैनेजमेंट एक आर्ट की बात करते हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट की बात करते हैं, तो आर्ट रेफर टू द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। आपको स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन रेफर करता है। आर्ट का मतलब ये होता है कि आपके अंदर स्किल है और आपकी पर्सनलाइज एप्लीकेशन है। ठीक है, इट कैन बी एक्वायर थ्रू स्टडी। और आर्ट को कैसे स्टडी, आर्ट को आप स्टडी करके एक्वायर कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन से एक्वायर कर सकते हो और एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपीरियंस के साथ ही एनहांस होती जाती है। फीचर्स ऑफ आर्ट अब हम डिस्कस करते हैं। फीचर्स ऑफ आर्ट क्या है? देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, ये इसका पहला फीचर्स है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट में हमारी क्या होती है? थ्योरेटिकल नॉलेज की एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, इन एवरी आर्ट सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल शुड बी अवेलेबल टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज। हर एक आर्ट में जो है सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए वो नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट इसका है फीचर्स पर्सनल एप्लीकेशन। ये एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। ये एक पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि वो कैसे इसका यूज़ करेगा। सो द यूज़ ऑफ बेसिक नॉलेज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड द आर्ट इज़ वेरी पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट। तो इसका यूज़ जो है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, तो आर्ट इस वजह से हमारा पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। ओके, तो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस इन क्रिएटिविटी, ये जो है ये प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड होता है। आर्ट इन्वॉल्व क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही अच्छा आपका होता रहेगा। ओके, तो अब हम इसका नेक्स्ट, अब इसको देखते हैं क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है। इन द मैनेजमेंट ऑल्सो ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ लिटरेचर एंड बुक्स अवेलेबल। हम मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ रहे हैं, यही तो, ये एक लिटरेचर ही तो है, हम बुक्स तो पढ़ रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, अवेलेबल ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। एवरी मैनेजर हैज़ हिज ओन स्टाइल ऑफ मैनेजिंग थिंग्स एंड पीपल। हर एक मैनेजर का अपना एक स्टाइल होता है कि उसे कैसे लोगों और थिंग्स को कैसे उसे मैनेज करना है। ही यूजेस हिज क्रिएटिविटी इन अप्लाइंग मैनेजमेंट टेक्निक्स। वो अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करता है मैनेजमेंट टेक्निक्स को अप्लाई करने में। एंड स्किल इंप्रूव विद रेगुलर एप्लीकेशन, और उसकी स्किल जो है रेगुलर एप्लीकेशन, रेगुलर प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव होती रहती है। सिंस ऑल फीचर्स ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट, जैसे कि हमने भी देखा सारे फीचर्स आर्ट के एक मैनेजमेंट में हमारे प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम भी और आर्ट, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम एक आर्ट बोल सकते हैं। ओके, सो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या मैनेजमेंट, हमने आर्ट का तो डिस्कस कर दिया, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या एक मैनेजमेंट एक साइंस है या नहीं है। साइंस बेसिकली है क्या? देखो, साइंस इज अ सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या है? एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। इज बेस्ड ऑन जनरल ट्रुथ एंड कैन बी टेस्टेड, दैट कैन बी टेस्टेड एनीवेयर एंड एनी टाइम। तो साइंस क्या है? वो एक जनरल ट्रुथ है जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, तो इसका जो भी साइंस के लॉज वगैरह हैं ये टेस्टेड हैं सिचुएशन के हिसाब से। ओके, सॉरी, नॉट बेस्ड ऑन द सिचुएशन बट दीज आर ट्रुथ एंड आर टेस्टेड। ओके, फीचर्स अब हम इसके डिस्कस कर लेते हैं। सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ाई है। साइंस इज अ सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंड एक्सपेरिमेंट। तो एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होती है। ओके, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। जो इसके प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होते हैं। कैसे बेस्ड होते हैं? तो दीज आर डेवलप थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। ये जो होते हैं इसके प्रिंसिपल वो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के साथ डेवलप हुए होते हैं। यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है इसकी। इट्स प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन। इसके जो प्रिंसिपल हैं उसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, सब लोग उसको एक ही तरीके से उसे डील करते हैं उसके साथ। वो हम उसको टाइम और सिचुएशन के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हर जगह एप्लीकेबल हैं। यहाँ इंडिया में भी ये जो साइंस के हमारे रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ये एप्लीकेबल हैं और यही सेम रूल्स जो है किसी अदर कंट्री में भी अप्लाइड होंगे और वहाँ पे यही पढ़ाया जाता होगा साइंस में। ओके, तो क्या एक मैनेजमेंट, अब हमारा क्वेश्चन आता है तो क्या एक मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है? लेट्स डिस्कस इट। ठीक है, मैनेजमेंट हैज़ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो मैनेजमेंट जो है उसकी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है एक।
body of knowledge and its principles are developed over a period of time based on the repeated experiment and observation, but they have to modify it according to the given situation. तो जो मैनेजमेंट है, देखो आप, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो है, बट इसके प्रिंसिपल जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप किए गए हैं रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के थ्रू और ऑब्जर्वेशन के थ्रू, बट दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन. हम साइंस के रूल्स को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो जैसे हम उन्हें वैसे ही यूज़ करना है, बट हम मैनेजमेंट के रूल्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके प्रिंसिपल को हम मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. ओके, सो हमने इसका कंक्लूजन क्या निकाला. अब हमने देखा कि हाँ भाई मॉडिफाई वगैरह इसमें यूज़ हो रहा है, तो अब हमने कंक्लूजन क्या निकाला. हम देखो, एज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस. तो हमने क्या देखा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक पूरी तरीके से मिलते जुलते नहीं है प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस की तरह, तो इट मे बी कॉल्ड एन इनएग्जैक्ट साइंस. तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक इनएग्जैक्ट साइंस हम इसे बोल सकते हैं. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. हम आगे देखते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. अब मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्या होता है, कैसे हम इसे पढ़ते हैं एज अ प्रोफेशन. प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन फॉर विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड एंड एंट्री इज बेस्ड. तो यहाँ पे आपका आएगा नॉलेज, तो यहाँ पे आपका नॉलेज आएगा, ठीक है. स्पेशलाइज नॉलेज एंड एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड, जिसके लिए आपको स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत पड़ती है और वहाँ पे एंट्री क्या होती है, रेस्ट्रिक्टेड होती है. इसके फीचर्स देख लेते हैं साथ साथ. वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है एक. ऑल द प्रोफेशन आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. जितने भी प्रोफेशन है सारे एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज पे बेस्ड है. किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए आपको उसके लिए उसकी स्टडीज़ करनी पड़ती है, उसके लिए हायर एजुकेशन में आपको डिग्री लेनी पड़ती है, तभी आपको उस प्रोफेशन में काम मिलता है अकॉर्डिंग टू योर योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. ओके, तो इसीलिए मैनेजमेंट जो है वो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है. उसके लिए आपको अच्छी तरीके से बिल्कुल एक स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए. वहाँ पे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है. देखो, अगर आपके पास आपके पास अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं हैं तो आपको एंट्री वहाँ पे नहीं मिलेगी, ठीक है. द एंट्री इन एवरी प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एग्जामिनेशन और सम मिनिमम लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन. आपको कुछ ना कुछ जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो क्वालिफिकेशन अगर आपकी पूरी है तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो. तो वहाँ पे इस तरीके से एंट्री कुछ रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, सब लोग वहाँ पे नहीं जा सकते. प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है इसमें. प्रोफेशनल एसोसिएशन कैसे होता है देख लेते हैं. ऑल द प्रोफेशन आर अफिलिएटेड टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन. जहाँ जितने भी प्रोफेशन होते हैं सारे प्रोफेशनल एसोसिएशन से अफिलिएटेड होते हैं विच रेगुलेट्स एंट्री एंड फ्रेम कोड ऑफ कंडक्ट रिलेटिंग टू द प्रोफेशन. जो कि रेगुलेट करते हैं एंट्री को और एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं किसी भी प्रोफेशन के लिए. सो अब इसके नेक्स्ट फीचर्स हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है. इसमें एक क्या होता है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है. ये एथिकल, सॉरी लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है तो आप इसे करेक्ट कर लेना. एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है. अब एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है. ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड बाय कोड ऑफ कंडक्ट विच बाउंड द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर. जितने भी प्रोफेशंस होते हैं कुछ ना कुछ कोड ऑफ कंडक्ट से बाउंड होते हैं जो कि उनके एम्प्लॉयज़ के मेंबर्स के बिहेवियर को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है. सर्विस मोटिव होता है इसका. द मेन एम ऑफ प्रोफेशन इज टू सर्व इट्स क्लाइंट. जो मेन एम होता है प्रोफेशन का वो इसके क्लाइंट्स को सर्व करना होता है ताकि वो हमारी सर्विसेज से अच्छी तरीके से सेटिस्फाई हो जाएं, तभी तो हमारा काम पूरा होगा ना. कंक्लूजन क्या निकला, मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन. जो मैनेजमेंट है वो सारे फीचर्स जो प्रोफेशन के हैं वो फुलफिल नहीं करती हैं. एंड दस इट इज़ नॉट फुल फ्लेश प्रोफेशन. तो पूरी तरीके से प्रोफेशन तो नहीं है बिल्कुल भी. इट इज़ नॉट फुल फ्लेश प्रोफेशन बिकॉज एनीबडी कैन प्रोक्लेम्ड टू बी मैनेजर. तो कोई भी यहाँ पे मैनेजर के लिए प्रोक्लेम कर सकता है. प्रोफेशन में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती. आई थिंक आपको ये समझ आया होगा. तो हम ना आगे इसकी पढ़ते हैं. आगे हमने क्या पढ़ना है देखिए आप. हम अब पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन के बारे में. तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर के, क्योंकि इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपकी केस स्टडी में 4 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, चाहे वो मिड टर्म एग्जाम में आए या आपके फाइनल एग्जाम में आए. सो बी प्रिपेयर फॉर दिस, ओके. एंड read and understand this particular thing very carefully because this will help you in achieving 4 or 6 marks in your examination. So let's get start. हम इसे स्टार्ट करते हैं. देखो क्या है इसमें. कोऑर्डिनेशन इज टू सिंक्रोनाइज द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. आपको क्या करना है, एक्टिविटीज को आपको सिंक्रोनाइज करना है. आपको एक्टिविटीज को मतलब एक साथ लाना है, उसको सिंक्रोनाइज करना है. जहाँ पे आपको सिंक्रोनाइज वर्ड मिल गया वहाँ पे आप समझो कोऑर्डिनेशन ही लगेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं लगना, ठीक है. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बिजनेस यूनिट द मीनिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन इज बैलेंस इट्स वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज. तो बिजनेस यूनिट के हिसाब से मैनेजमेंट का
देखो कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या हो जाता है कि उसको बिजनेस की एक्टिविटीज को क्या करना है, बैलेंस करना है। ओके, lack of coordination result in overlapping। अगर आपकी कोऑर्डिनेशन आपकी मैनेजमेंट में अगर कम है तो उससे क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी काम में, डुप्लीकेशन होगा, ठीक है, डिले होगा, चोज होंगे। तो ये कुछ आपके कोऑर्डिनेशन ना होने के नुकसान भी हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के। ओके, तो अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक कर लेते हैं, देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। ये जो है ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, छोटे छोटे एफर्ट जो भी मैनेजर आपका करेगा तो उसको सारे डाइवर्स बिजनेस एक्टिविटीज इनटू पर्पसफुल एक्टिविटी, जो भी मतलब जैसे मान लो एक सेल्स डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, परचेज डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, तो इन सब के काम को देखो मैनेजमेंट में तो ये लोग हेल्प कर ही रहे ना, चाहे अपना काम अलग अलग कर रहे हैं बट है तो काम सारा मैनेजमेंट का ही। तो ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन, अगर इनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा तो ये अच्छी से एक दूसरे को सारी बातें बताएंगे कि क्या हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, एंड ऑल रिलेटेड टू द थिंग, जितनी भी थिंग्स उससे रिलेटेड होंगी सारी वो लोग बताएंगे एक दूसरे को, तो उसमें अच्छा सा कोऑर्डिनेशन रहेगा। तो ये इंटीग्रेट करता है डाइवर्स बिजनेस एक्टिविटीज को इनटू पर्पसफुल ग्रुप एक्टिविटी, इंश्योरिंग दैट ऑल द पीपल वर्क इन वन डायरेक्शन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। सारे पीपल जो है एक डायरेक्शन में ही काम करे, किसके लिए, अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। ओके, तो देखते हैं कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन जो है यूनिटी ऑफ एक्शन को इंश्योर करता है कि सब लोग एक साथ मिल के काम करें, ठीक है। डायरेक्ट एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट, यहाँ पे डाइवर्स होगा, सॉरी डाइवर्स, ठीक है, डाइवर्स एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स एंड ब्रिंग यूनिटी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग एक्टिविटी जो भी करते हैं वो कॉमन गोल के लिए तरफ ही बढ़ने के लिए करते हैं, छोटे छोटे कदमों से ही आगे हमें सक्सेस मिलती है, उसी तरीके से ये लोग छोटा छोटा काम करते रहते हैं ताकि इनके ऑर्गेनाइजेशन को एक बड़ी सक्सेस मिल पाए। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन क्या करता है, यूनिटी ऑफ एक्शन को भी इंश्योर करता है। कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन हर जगह आपकी ऑर्गेनाइजेशन के स्टार्ट होने से लेकर आपके ऑर्गेनाइजेशन के एंड होने तक का कोऑर्डिनेशन जो है चलता रहता है। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव, ये सारी बिजनेस हो, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, सारी जगह आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ओके, तो आई होप ये आपको ये टॉपिक भी समझ आया होगा। तो अब हम इसके कुछ थोड़ा सा एक छोटा सा रहता है आपका पोर्शन, उसको कवर कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसे तो जरूर करके जाना। क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज नोन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो है कोऑर्डिनेशन, 1 मार्क में या केस स्टडीज में कुछ भी तरीके से आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन। हो सकता है कि आपको केस स्टडी बना के दे दे और उसमें पूछे क्या है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन है और उसके फीचर्स बताओ या कैरेक्टरिस्टिक बताओ, नीड बताओ, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। तो इस टॉपिक के लिए तो आप अच्छे से प्रिपेयर ही रहना अपने एग्जाम के लिए। चलो देखते हैं। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज अ फोर्स दैट बाइंड द ऑल फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट एंड कॉल्ड एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन कोई अलग फंक्शन तो नहीं है, ये एक फोर्स है जो कि सारे फंक्शन को बाइंड करता है और इसलिए इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। नीड फॉर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की जरूरत हमें ऑर्गेनाइजेशन में क्यों पड़ती है, ग्रोथ इन साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द वेराइड क्वालिटी ऑफ द मैन पावर टू विद वेराइड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है तो हमें अलग अलग वेराइटीज़ के मैन पावर की ज़रूरत होती है और वेराइड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स की भी ज़रूरत होती है हमें, ठीक है। सो आगे देख लेते हैं। फंक्शनल डिफरेंशिएशन होता है कोऑर्डिनेशन की वजह से, जैसे मान लो एक फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव्स के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए। स्पेशलाइजेशन कैन गिव राइज टू द फीलिंग ऑफ द सुपीरियरिटी, अगर अलग अलग चीज़ों में स्पेशलाइजेशन होगा, अगर कोई बंदा मतलब मान लो किसी का स्पेशलाइजेशन है अकाउंट्स बनाने में, तो उसको एक सुपीरियरिटी की फीलिंग मिलेगी क्योंकि सब उसी से पूछने आएंगे, ठीक है। और प्रायोरिटाइजिंग, और वो अपने उस जोन को, जिस जोन में वो परफेक्ट है उसको प्रायोरिटी देगा। वो ये नहीं समझेगा क्या यार मेरे को ये आता है तो क्या हो गया, उसे भी तो आता है, कोई मुझे तो कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा कोई, तो मेरा ये सब आके क्या फ़ायदा ही काम करके, है ना। तो वो लोग क्या होता है उन प्रायोरिटी नहीं देते, वहाँ पे लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाता है। हमारे घर पे भी ऐसा बहुत कुछ होता है जहाँ पे हमें लगता है यार मतलब मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, सामने वाला कुछ भी नहीं कर रहा, उसको भी सेम चीज़ें मिल रही, मुझे भी नहीं मिल रही, होता है सबके साथ। बट हाँ, उसमें ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ ऐसी तरीके की प्रॉब्लम्स को डील करना पड़ता है एम्प्लॉयज़ को। तो जो उनका मेन हेड है जिसके अंडर वो काम करे, उसको बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है हर एक चीज़ को कि कहीं पे इनकी बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आ जाए। तो इसलिए स्पेशलाइजेशन, इसलिए कोऑर्डिनेशन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, please like, share and comment on my video and do subscribe to my channel. Press the notification button so that you can get all the notification of newly videos.
So if you liked my video and my teaching way, then please support me. Love you guys. Meet you in the next video. Bye bye.